Hello students, कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing good. Today I am here to help you in understanding the biology in easy way. So friends, as all of you know that कि हमारी जो NCERT की बुक है वो हमारी मेन बुक है, especially for the 11th and 12th class, right? तो इसमें for the reference purpose you can use other book, but the main book जो आपकी रहेगी it will be NCERT, right? तो जो बच्चे अभी सीबीएसई एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं या उसके बाद मेडिकल या पैरामेडिकल फील्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को, उनके लिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ लगती है या फिर इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं है बच्चों के लिए। तो हमने क्या किया है, आपको बहुत इन वेरी इजी लैंग्वेज में आपके लिए स्लाइड लेके आई हूँ सो दैट आपको ये चैप्टर कम्प्लीटली क्लियर हो जाए, क्योंकि ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी जो प्रिपरेशन आप लोग करेंगे अपने आगे के लिए जो भी मेडिकल पैरामेडिकल फील्ड उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आपका जो बायो का फर्स्ट चैप्टर है 12th क्लास का, डेट इज फर्स्ट यूनिट जो आपकी है वो है रिप्रोडक्शन। और इस यूनिट को बेसिकली 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, राइट। तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है आपका है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेकेंड चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, थर्ड इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन एंड फोर्थ इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, तो हमारा जो आज फर्स्ट चैप्टर है डेट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। एंड फ्रेंड्स, each and every line of these notes I have taken from the NCERT book. तो प्लीज एक बार इन नोट्स को देखिए और उसके बाद अपनी एनसीईआरटी की रीडिंग लीजिए। आई एश्योर यू कि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, मूविंग फॉरवर्ड, स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर डेट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले कंटेंट देख लेते हैं, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। द फर्स्ट वन इज द लाइफ स्पैन and reproduction, types of reproduction, types of asexual reproduction and vegetative propagation। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा लाइफ स्पैन। ये आप बहुत पहले से 5th 6th क्लास से आई थिंक आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज लाइफ स्पैन। द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म, चाहे वो इंसान हो, है ना, ह्यूमन बीइंग हो, चाहे एनिमल हो, चाहे कोई फ्लावर हो, द जब भी वो बर्थ लेता है तो कहने का मतलब ये है कि एनी ऑर्गेनिज्म, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, तो वो टाइम पीरियड जब से वो बर्थ हुआ है और टिल उसके नेचुरल डेथ के बीच का जो पीरियड होता है वो क्या कहलाता है? लाइफ स्पेन कहलाता है ना। तो लाइफ स्पेन का मतलब क्या हुआ? किसी भी ऑर्गेनिज्म के जन्म होने से लेकर उसकी नेचुरल डेथ तक के बीच का जो पीरियड होता है वो पीरियड क्या कहलाता है? लाइफ स्पेन कहलाता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल डेथ हियर? नेचुरल डेथ कहने का क्या मतलब है? नेचुरल डेथ का मतलब ये है कि जो इंसान है या कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो उसकी जो डेथ है वो प्राकृतिक होनी चाहिए, यानी कि उसकी जो डेथ है वो नेचुरल होनी चाहिए, ना तो वो किसी एक्सीडेंट की वजह से होनी चाहिए, ना किसी डिजीज की वजह से होनी चाहिए, मीन्स कोई अदर रीजन नहीं होना चाहिए। तो वो जो पीरियड है उसके बर्थ से लेके उसकी डेथ तक का वो पीरियड क्या कहलाएगा? लाइफ स्पेन कहलाएगा। ओके, नाउ ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कहने का मतलब क्या है कि हर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो उसकी लाइफ 10 दिन की हो, चाहे 60 ईयर्स हो, चाहे 100 ईयर्स हो, तो हर ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही रहता है। उसके बाद जो अल्टीमेट ट्रूथ इज डेथ, यानी कि उसके बाद जो डेथ है वो सर्टेनिटी है ना, वो होनी ही होनी है। नेक्स्ट है लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट कोरिलेटेड विद देयर साइजेस। कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ स्पैन उनकी साइज पे डिपेंड नहीं करती है, मतलब हम उनकी साइज से उनकी लाइफ स्पैन का अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे कि आपको एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, ये भी आई हैव टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, द साइज ऑफ पैरट्स एंड क्रो आर नॉट वेरी डिफरेंट येट देयर लाइफ स्पैन शो अ वाइड डिफरेंस। कहने का मतलब ये है कि जो पैरट और क्रो है दोनों की साइज में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, साइज वाइज दोनों क्या लगते हैं? सेम है, लेकिन उनकी लाइफ स्पैन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और एक और एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि जो मैंगो ट्री है हैज मच शॉर्टर लाइफ स्पैन कंपेयर टू द पीपल ट्री।
यानी कि जो मैंगो का ट्री है, आम का पेड़ है और पीपल का पेड़ है, दोनों का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट क्या है, उनका जो लाइफ स्पैन है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो यानी कि साइज को देख के हम ये नहीं अंदाजा लगा सकते कि उसका लाइफ स्पैन कितना है, राइट। Whatever may be the lifespan, death of every individual organism is certainty। यानी कि चाहे कुछ भी लाइफ स्पैन हो, चाहे 10 दिन की हो, चाहे 60 ईयर हो, चाहे 100 हो, चाहे 150 हो, लेकिन जो उसका एंड स्टेज है वो क्या है, डेथ ही है ना। यानी कि डेथ क्या है, श्योर है। डेथ इज एवरी इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। यानी कि कोई भी इंसान अमर नहीं है, लेकिन जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है उनको छोड़ के। अब ये क्यों बोला गया है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को छोड़ के, वो इसलिए बोला गया है क्योंकि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वो मरते नहीं है। लाइक एमीबा है ना, वो क्या करता है, जैसे पेरेंट सेल होता है, पेरेंट सेल में क्या होता है, एक ही सेल होता है, और बाद में वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, या तो उसमें बाइनरी फिजन होगा। अभी हम पढ़ेंगे कि बाइनरी फिजन क्या होता है, यानी कि या तो वो दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा या मल्टीपल डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि एक से क्या हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ और दो बन गए, राइट। तो वो मरता नहीं है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए कहा गया है कि एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। आ गया ना समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स 4 स्टेजेस, ह्यूमिनिटी, मैच्योरिटी, एजिंग एंड डेथ। कहने का मतलब ये है कि हमारी ये जो पूरी लाइफ स्पैन है ना, यानी कि हमारी बर्थ से लेके हमारी डेथ तक का जो पीरियड है उसको 4 फेसेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले होता है जुबिनिटी, जिसको हम जुबिनाइल फेस भी कहते हैं। ये वो फेस होता है जो कि बर्थ से लेके, आप ये बोल सकते हैं कि 13-14 ईयर्स तक का है ना। मतलब कि जैसे बोलते हैं ना कि बच्चा भी जुबिनाइल फेस में है। कहने का मतलब ये है कि जब तक उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आने शुरू नहीं हो जाते, है ना। तो वो जो पीरियड होता है वो है 13 ईयर्स तक का, 13 या 14 आप बोल सकते हैं। तो जुबिनाइल पीरियड क्या होता है, जब से आप बर्थ हुए हैं तब से लेके 13-14 ईयर्स तक की जो एज होती है वो क्या कहलाते हैं, जुबिलिटी। नेक्स्ट आती है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मतलब रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि जब आपकी बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी कि रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बननी शुरू हो जाती हैं, है ना। तो इसको आप कह सकते हैं कि 14 से लेके 30 ईयर्स तक की जो एज होती है वो किसके अंदर आती है, मेच्योरिटी के अंदर। उसके बाद 30 से अबव तक की जो एज होती है, यू कैन से 60, है ना, वो कहलाती है एजिंग। यानी कि जिसमें धीरे धीरे आप क्या हो रहे हैं, एजिंग, आपकी एज बढ़ती जा रही है। एंड डेथ इज द अल्टीमेट फेज, राइट। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब हम नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट। नाउ अब इसमें देखिए क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, है ना। रिप्रोडक्शन तो आप 5th 6th से आई थिंक पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। लेकिन अब 12th में क्या है ना, अभी तक आप लोग बेसिक कर रहे थे, अब आपका क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं 12th में। ठीक है, तो चलो आइए रिप्रोडक्शन की भी हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन? The reproduction is defined as the biological process in which an organism gives rise to the young ones or offspring similar to itself। कहने का मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग को या यंग वन को पैदा करता है। आया समझ में कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपनी तरह के ही ऑफस्प्रिंग को या यंग वन को पैदा करते हैं, राइट। अब क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ है वो क्या करेगा, वो ग्रो करेगा, फिर वो मैच्योर होगा और फिर वो भी एक नया ऑफस्प्रिंग पैदा करेगा। ठीक है, तो ये जो साइकिल है ना ऑफस्प्रिंग के पैदा होने की, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करेगा और फिर अपनी तरह रिप्रोड्यूस करेगा और फिर उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये साइकिल चलती रहती है। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है हमारे वर्ल्ड में, हमारे नेचर में ऐसा क्यों है, जरूरी है कि रिप्रोडक्शन होना चाहिए। तो आइए ये भी देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन अनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कहने का मतलब ये है कि जब रिप्रोडक्शन होगा तभी क्या होगी, जो जनरेशन है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन आती रहेगी, यानी कि जो स्पीशीज हैं उनकी कंटिन्यूटी
वो कंटिन्यूअसली पैदा होते रहेंगे ताकि हम उन्हें देख सकें। जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, हमने देखे हैं वो? नहीं देखे ना, लेकिन हम इस जनरेशन तक कैसे पहुंचे हैं? जब रिप्रोडक्शन होता रहा, है ना, जब रिप्रोडक्शन होता रहा तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन आई, उनकी फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन आई, फिर रिप्रोडक्शन हुई, फिर उनकी नेक्स्ट जनरेशन आई। तो ऐसे रिप्रोडक्शन होते होते आज हम इस जनरेशन तक पहुंच गए हैं, है ना। तो नेचर में अगर हम चाहते हैं कि जो स्पीशीज हैं उनकी कंटिन्यूटी बनी रहे, यानी कि वो आते रहें और जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम देखते रहें, तो इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, राइट। Now, the organism's habitat, its internal physiology and other factors represent how it reproduce. कहने का मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका हैबिटेट यानी कि जो उसका एनवायरनमेंट है, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी, उसके अंदर की फिजियोलॉजी और जो अदर फैक्टर्स होते हैं वो ये बताते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, यानी कि इसमें रिप्रोडक्शन का मेथड क्या होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसमें। तो बेसिक था, बिल्कुल कुछ ऐसा है नहीं कि जो पर डीपली समझना है। अब हमने पढ़ लिया रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि कितने तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, राइट। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो पूरा चैप्टर है ना हमारा, इट इज बेस्ड ऑन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बस एक डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके, now, what is sexual reproduction? When two parents of opposite sex participate in reproductive process and also involve fusion of male and female gametes. कहने का मतलब क्या है कि जब दो पेरेंट्स जो कि ऑपोजिट सेक्स के, या तो एक मेल होगा और एक क्या होगा, एक फीमेल होगा, ठीक है। दो ऑपोजिट सेक्स होते हैं, एक मेल एक फीमेल। तो जब दो पेरेंट्स यानी कि ये जो दो ऑपोजिट सेक्स हैं, जब ये क्या करेंगे, एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे और एक रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में जाएंगे, लाइक इंटरकोर्स वगैरह करेंगे, तो क्या होगा, गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स गैमेट्स तो बनेंगे क्योंकि जब दो अपोजिट सेक्स, अब क्या गैमेट्स तो पता ही होगा ना आप लोगों को, गैमेट्स क्या होता है। गैमेट्स क्या होता है, जैसे एग, ओवम, स्पर्म, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं इनको हम गैमेट्स बोलते हैं, ठीक है। अब इस ऑपोजिट सेक्स आए तो उनमें गैमेट्स थे पहले से ही, ठीक है। अब जब क्या हुआ, इनमें रिप्रोडक्टिव प्रोसेस हुआ, तो ये जो गैमेट्स हैं ये क्या करेंगे, आपस में फ्यूज करेंगे, यानी कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? यानी कि जब दो ऑपोजिट सेक्स के लोग आपस में आए तो क्या हुआ, उनके गैमेट्स का आपस में फ्यूजन हुआ, यानी कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ। जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ तो क्या बना, जाइगोट बना, और जाइगोट धीरे 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 ग्रो किया, वो एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो फिर ग्रो करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एंड देन यंग वन का बर्थ होगा, राइट। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें क्या होता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, यानी कि इसको इस प्रोसेस को होने में टाइम लगता है, ठीक है। नाउ अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उससे आपको पता चल जाएगा हाउ दीज टू आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल, ए मीन्स एब्सेंस, ठीक है, एब्सेंस ऑफ सेक्स। तो ए सेक्सुअल का मतलब क्या हुआ, ए मीन्स एब्सेंस, सेक्सुअल मतलब सेक्स। तो ए यानी कि एब्सेंस ऑफ सेक्स, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है एब्सेंस ऑफ सेक्स, ठीक है। तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। कहने का मतलब ये है कि जब ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ, लेकिन वो किससे उससे पैदा हुआ है, सिर्फ एक पेरेंट की, एक सिंगल पेरेंट की वजह से, तो उसको क्या कहा जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो जब पहले जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे अपोजिट सेक्स के। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, जो सिंगल पेरेंट होता है, ठीक है, इसमें दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ, गैमेट्स थे दोनों में, मेल और फीमेल में, गैमेट्स फ्यूज किए, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना और ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ। लेकिन इसके केस में क्या होता है, एसेक्सुअल के केस में इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, तो गैमेट फॉर्मेशन तो नहीं है ना। जब गैमेट ही नहीं बने तो फ्यूजन भी नहीं होगा, है ना। फ्यूजन नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हुआ
तो जो ऑफस्प्रिंग है वो डायरेक्टली पैदा हो रहा है, यानी कि जो सेल है उनके डिवीजन के थ्रू। अभी हम आगे आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। अब देखिए, बिकॉज द सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, the offspring that are produced are not only identical to one another but are also exact copies of their parents। कहने का मतलब क्या है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो सिर्फ एक सिंगल पेरेंट से बन रहा है, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो सिर्फ अपने पेरेंट का आइडेंटिकल नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि उसकी तरह लगेगा, बल्कि वो क्या होगा, एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट का, मतलब बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह ही लगेगा। इतना ज्यादा सिमिलर होगा कि हम पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो एग्जैक्टली सिमिलर होता है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल होता है पेरेंट की तरह, ठीक है। अब ये जो एग्जैक्टली सिमिलर, क्योंकि देखो उसमें क्या हो रहा है ना, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, तो उसी का ही जेनेटिक करेक्टर भी जाएगा ऑफस्प्रिंग में और उसी का ही मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर भी जाएगा, है ना। या मॉर्फोलॉजिकल मतलब उसकी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, एक्सटर्नल फीचर्स हैं, वो क्या होंगे, बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह होंगे। और जेनेटिक जेनेटिक भी क्या हो रहा है, किसी और के साथ शेयर तो हो नहीं रहा है ना, सिंगल पेरेंट है तो उसी का जेनेटिक्स अपने डॉटर सेल में भी जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि जो क्लोन बना है, सॉरी जो ऑफस्प्रिंग बना है वो क्या है, एग्जैक्ट कॉपी है। और एग्जैक्ट कॉपी को हम क्या कहते हैं, क्लोन बोलते हैं। तो द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। तो ये बोला गया है कि जो ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ है वो क्या है, अपने पेरेंट की तरह बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली एकदम सिमिलर है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है कि वो अपने पेरेंट का क्लोन है, यानी कि एग्जैक्टली सिमिलर है, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। यस, फीचर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कहने का मतलब है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो वही चीज है जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसी को पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर दिया है थोड़ा सा इजी बनाने के लिए। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व है, तो फर्स्ट पॉइंट वही है कि ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। सेकेंड, द गैमीट्स आर नॉट फॉर्म, यानी कि जो मेल और फीमेल सेक्स है, सेक्स रिप्रोडक्टिव यूनिट है, यानी कि जैसे एग हो गया, ओवम हो गया, स्पर्म हो गया, वो नहीं बनेंगे, राइट। फर्टिलाइजेशन नॉट इन्वॉल्व, अब जब भाई गैमेट्स ही नहीं बने तो फ्यूज कहाँ से करेंगे, तो जब वो फ्यूजन ही नहीं होगी तब इसका मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं है। ओनली माइटोटिक सेल डिवीजन टेक्स प्लेस। माइटोटिक सेल डिवीजन का आपने पहले भी पढ़ा होगा कि माइटोसिस और मियोसिस दो प्रोसेस होते हैं जिनसे सेल डिवीजन होता है, राइट। तो जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं उनमें क्या होगा, माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, यानी कि 2n है तो वो उससे 2n ही बनेगा, ठीक है। ऑफस्प्रिंग्स आर द क्लोन ऑफ देयर पेरेंट्स, अभी अभी पढ़ा है हमने कि जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो क्या होंगे, एग्जैक्ट कार्बन कॉपी होंगे अपने पेरेंट के, ठीक है। उसके बाद है रिप्रोडक्शन अकर्स रैपिडली, कि जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये बहुत जल्दी जल्दी होता है, जबकि अगर हम आगे अभी हम पढ़ेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसको होने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बहुत फास्ट पेस से होता है, राइट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमने पढ़ा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना ये मेनली किसमें होता है, जो छोटे स्मॉल प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, यानी कि जिनका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल होता है, यानी कि उनके स्ट्रक्चर में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो कोई भी पूछे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि स्मॉल प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, जैसे फंगाई हो गया, एल्गी हो गया, इनमें होता है, ठीक है, जिनका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल होता है, राइट। अब कितने तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, तो अभी हम पढ़ेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फीजन, ठीक है। फीजन में देखिए क्या होता है, इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, फीजन का मतलब क्या होता है ना, बेसिकली डिवाइड करना, ठीक है। तो वो कितने में भी डिवाइड कर सकते हैं, या तो जो पेरेंट सेल है वो दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, या फिर मल्टीपल दो से ज्यादा बना लेगा, तो वही लिखा हुआ है
कि इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी होती है वो डिवाइडेड हो जाती है इनटू टू और मोर डॉटर इंडिविजुअल, यानी कि दो डॉटर सेल बना लेती है या दो से ज्यादा बना लेती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिजन। ठीक है। अब फिजन कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं फिजन। ठीक है। पहला टाइप क्या है, बाइनरी फिजन। तो बाइनरी का मतलब क्या होता है, जहां पे भी बाइनरी आ जाएगा इट मीन्स टू। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, द पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू सिमिलर टू हाफ, यानी कि जो पेरेंट सेल है दो एक जैसे उसमें वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दो आधे आधे में वो डिवाइड हो जाएगा, जो कि एग्जैक्टली सिमिलर होंगे पेरेंट के। ठीक है। अब ये जो ईच हाफ है ये क्या करने लगेगा, अलग अलग ग्रो करने लगेगा, और ग्रो करते ये एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन जाएगा और दूसरा हाफ भी एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन जाएगा। ठीक है। तो जो बाइनरी फिजन होता है ना, ये किसमें होता है, अमीबा और पैरामीशियम में इसके एग्जाम्पल है। और यही चीज मैं आपको एक बार डायग्राम से समझा देती हूँ। ठीक है। ये देखिए डायग्राम से एक्चुअली ना थोड़ा इजी हो जाता है, राइट। तो ये देखिए, ये क्या है, एक अमीबा का स्ट्रक्चर ले रखा है। ठीक है। ये अमीबा की बॉडी है। अब इसके बीच में ये जो है ना, ये है इसका न्यूक्लियस। ठीक है। अब क्या होगा, अमीबा, ये जो बीच में न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है ना, ये ऐसे ऐसे क्या करने लग जाएगा, ये बीच में से खींचने लग जाएगा। ठीक है, एक्सटेंड होने लग जाएगा। ये देखिए, ये जो न्यूक्लियस है इस वाले डायग्राम में देखिए, आधा इधर चला गया है न्यूक्लियस, आधा इधर चला गया है। ठीक है। अब जो अमीबा की जो बॉडी है ये भी न्यूक्लियस के साथ साथ क्या होने लगती है, इस तरह से डिवाइड होने लग जाती है न्यूक्लियस के साथ। अब ये जो न्यूक्लियस है ना, ये एक न्यूक्लियस, इसी एक न्यूक्लियस से क्या होगा, एक न्यूक्लियस इधर चला गया, एक न्यूक्लियस इधर चला गया, यानी कि दो न्यूक्लियस बन गए। अब ये जो बॉडी है अमीबा की, ये बीच में से देखिए क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, है ना। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जब ये फुली मैच्योर हो जाते हैं, तो उसी में से एक इधर चला गया डॉटर सेल, एक डॉटर सेल, यानी कि एक अमीबा से कितने डॉटर सेल बन गए, दो डॉटर सेल बन गए। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंटली अलग सा इंडिविजुअल बना लेंगे, राइट। इसी को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन, यानी कि एक पेरेंट था, उसने दो डॉटर सेल्स बनाए और दोनों डॉटर सेल दो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल अमीबा बन गए। तो इसी को हम कहते हैं बाइनरी फिजन। और फिजन का ही एक और फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन, राइट। तो जो मल्टीपल फिजन होता है कुछ नहीं है, वही है, इस प्रोसेस में क्या होता है ना, जो पेरेंट इंडिविजुअल है, बाइनरी में क्या हो रहा था, पेरेंट इंडिविजुअल टू हाफ्स में डिवाइड हो रहा था, है ना, दो अपने जैसे हाफ वो बना रहा था। लेकिन मल्टीपल फ्यूजन में क्या होगा, द पेरेंट इंडिविजुअल डिवाइडेड इनटू मैनी सिमिलर इंडिविजुअल्स, यानी कि दो ना बनने की बजाय वो बहुत सारे में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए, जैसे प्लाज्मोडियम का एग्जांपल ले रखा है, ये क्या है, ये एक सेल है, किसका, प्लाज्मोडियम का सेल है। ठीक है, बीच में उसके न्यूक्लियस है। अब क्या हुआ, ये जो न्यूक्लियस है ये क्या करेगा, धीरे 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 बहुत सारे न्यूक्लियस अंदर बना लेगा। ठीक है। अभी बहुत सारे डॉटर सेल्स बन गए यहाँ पे। ठीक है, मल्टीपल फ्यूजन हुआ और एक सेल से इतने सारे मल्टीपल वो बन गए हैं। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये जो बाहर की जो वॉल है ना, जो सेल वॉल है, ये ब्रेक हो जाएगी और ये सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे। अभी सारे बाहर निकल के ग्रो करेंगे और इंडिविजुअल प्लाज्मोडियम बना लेंगे सारे के सारे, यानी कि एक सेल से इतने सारे प्लाज्मोडियम इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल प्लाज्मोडियम बन गए हैं। तो ये यानी कि ये क्या हुआ, मल्टीपल फ्यूजन, राइट। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरे टाइप का कौन सा होता है। अभी हमने कौन सा पढ़ा था, फिजन पढ़ा था। फिजन के अंदर हमने पढ़ा बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। नाउ जो सेकेंड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, देखिए बहुत इजी है ये भी। डॉटर इंडिविजुअल arise from a small part of the bird which is arising from the parent body that remain attached initially with the parent body and eventually detach and mature into the new individual. Example yeast and hydra. देखो इसमें भी कुछ नहीं है, बहुत इजी है। इसमें बोला क्या है कि जैसे हम देख रहे हैं बडिंग का एग्जांपल, ठीक है, तो बडिंग के लिए हमने एक यीस्ट का एग्जांपल लिया है। ये यीस्ट की बॉडी है। ठीक है, ये पेरेंट सेल है, जो पेरेंट यीस्ट है ये वो है। अब ये जो है ना ग्रीन कलर का, ये तो है वैक्यूल। ठीक है, और ये है न्यूक्लियस, राइट। अब क्या होगा, इसी पे ही ना एक बर्ड निकलनी शुरू हो जाएगी। बर्ड का मतलब एक उभार सा आना शुरू हो जाएगा बॉडी में, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना,
ठीक है। अब वैक्यूल तो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन ये जो न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस यहाँ पे आके धीरे धीरे दो में डिवाइड होने लग गया। ये देखिए, है ना। तो यहाँ पे आके धीरे धीरे दो में डिवाइड हो रहा है। अब धीरे धीरे मतलब कि फिर विद द टाइम क्या होगा, ये न्यूक्लियस धीरे धीरे डिवाइड हो रहा था, अभी बिल्कुल अलग हो जाएगा। एक तो ये बर्ड के पास चला जाएगा एक न्यूक्लियस, और एक न्यूक्लियस कहाँ पे आ जाएगा, फिर से पेरेंट जो सेल है उसी में ही आ जाएगा। ठीक है। अब जो बर्ड में जो आया है वो बर्ड के पास रहेगा न्यूक्लियस, और जो पेरेंट के पास आया है वो पेरेंट के पास। अब धीरे धीरे क्या होगा ना, ये जैसे इसी में रहेगा, इनिशियली तो ये इसी में अटैच रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये डिटैच हो जाएगा, पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा, और फिर ये एक अलग यीस्ट बन जाएगा, और जो पेरेंट सेल है वो अलग रहेगा, है ना। तो इससे क्या हुआ, यानी कि एक पेरेंट सेल से एक और इंडिविजुअल बन गया, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन गया। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। ठीक है। तो ये बडिंग का एग्जांपल था ईस्ट में। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रा का। ठीक है। अब ये हाइड्रा की बॉडी है, राइट। अब हाइड्रा की बॉडी में क्या हुआ, देखिए धीरे धीरे यहाँ पे बर्ड फॉर्मेशन हुई, राइट। यहाँ पे बर्ड फॉर्मेशन हुई। अब ये बर्ड क्या हो रहा है, धीरे 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 मैच्योर हो रहा है, और जैसे ही ये अपने फुल फ्लेश्ड मैच्योरिटी पे आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये जो पेरेंट हाइड्रा है ना, पेरेंट हाइड्रा से ये डिटैच हो जाएगा, और डिटैच होने के बाद ये क्या करेगा, एक न्यू इंडिपेंडेंट हाइड्रा बन जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, बडिंग प्रोसेस से पेरेंट सेल से एक नया डॉटर सेल बना, और उसके बाद वो इंडिपेंडेंटली ग्रो कर गया। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, द थर्ड प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। तीसरा प्रोसेस पढ़ रहे हैं, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का अगर हम सिंपली मीनिंग पढ़ें तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टूटना। ठीक है। यानी कि पेरेंट इंडिविजुअल का टूटना, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, जो पेरेंट सेल है ना वो टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है टू या उससे ज्यादा पीसेस में। ठीक है। और फिर जो उसके पीसेस बने हैं ना, जितने पीसेस बने उतने पीसेस एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल को ग्रो कर देते हैं। ठीक है। यानी कि जितने पीसेस बने उतने डॉटर सेल एक न्यू यंग वंस बन गए हैं। ठीक है। इसका एग्जांपल है प्लानेरिया और स्पंज। तो अभी मैं दिखाती हूँ पहले आपको इसका एग्जांपल, प्लानेरिया ये है इसका एग्जांपल। ये देखिए यहाँ पे एक पेरेंट सेल है। ठीक है। ये प्लानेरिया पेरेंट सेल है। अब ये कितने फ्रेगमेंट्स में टूट गया, यानी कि कितने पीसेस में टूट गया, 1 2 3। ठीक है। अब ये जो हर पीस, ठीक है, ये वाला पीस, ये पीस, ये पीस, ये तीनों क्या बना लेंगे, एक अलग प्लानेरिया बना लेंगे। यानी कि एक पेरेंट सेल से कितने प्लानेरिया बन गए, 3। ऐसा जरूरी नहीं कि 3 ही हो, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है। तो दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आई हैव टेकन दिस पिक्चर टू एक्सप्लेन यू। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक सिंगल पेरेंट से कितने बन गए हैं, 3 डॉटर सेल्स बने, और फिर वो इंडिपेंडेंटली ग्रो कर गए। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फ्रेगमेंटेशन, राइट। बहुत इजी है। ओके। नाउ गैम्यूल्स। गैम्यूल्स क्या होते हैं ना, इंटरनल बर्ड फाउंड इन स्पंज। ये है, देखिए इसका एग्जांपल, ये स्पंज है पूरा, राइट। अब इंटरनल बर्ड्स form in sponge unicellular or multicellular propagules that detach from the parent body and grow into the new individual। कहने का मतलब क्या है, इसमें क्या होते हैं ना, ये हमारा एग्जाम्पल है स्पंज का। ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं, ये तो गैम्यूल्स होते हैं। कौन से होते हैं गैम्यूल, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये क्या कहला रहा है, गैम्यूल्स कहलाता है। ठीक है। और इसके अंदर भी ये जो स्पंज टाइप के छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, ये क्या कहलाते हैं, आर्क्यूसाइट्स। क्या कहलाते हैं, आर्क्यूसाइट्स। ठीक है। और ये जो बाहर ऐसे क्रॉस क्रॉस कांटे जैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये है स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स। ठीक है। और ये है गैम्यूल्स। ठीक है। तो ये जो इंटरनल बर्ड होती है फाउंड इन स्पंजेस, ये स्पंज में पाई जाती है। ये यूनिसेल्युलर भी हो सकती है, मल्टी सेल्युलर प्रोपिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अब ये क्या करते हैं, धीरे धीरे मल्टीप्लाई करते हैं और अपने पेरेंट्स से डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और एक न्यू इंडिविजुअल बना लेते हैं, राइट। अब है नेक्स्ट प्रोसेस इज रीजेनरेशन। ठीक है। रीजनरेशन में क्या होता है, देखिए रीजनरेशन फ्रेगमेंटेशन से कैसे अलग है। देखिए रीजनरेशन में क्या होता है ना, पूरा एक न्यू इंडिविजुअल नहीं बनता है इसमें। इसमें क्या होता है, रीजनरेशन इज द रीग्रोथ ऑफ द पर्टिकुलर इंजर्ड पार्ट। कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, किसी भी कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होगा,
सिंपल ऑर्गेनिज्म होगा। और मोस्टली ये जो रीजनरेशन प्रोसेस होता है ना कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में पाया जाता है, ठीक है। और लेकिन कुछ जो सिंपल होते हैं उनमें भी पाया जाता है, लेकिन रीजनरेशन मोस्टली कॉम्प्लेक्स एनिमल में देखने को मिलता है। इनमें क्या होता है कि अगर उनका कोई भी बॉडी पार्ट इंजर्ड हो गया, ठीक है, या उनकी बॉडी से डिटैच हो गया, ठीक है, एक्सीडेंटली, तो वो पार्ट फिर से रीजनरेट हो जाता है। पूरा का पूरा डिफरेंस क्या है फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। और फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा था, जो पीसेस अलग अलग डिवाइड हो रहे थे उनसे पूरा का पूरा एक नया इंडिविजुअल बन रहा था, गॉट इट। लेकिन रीजनरेशन में क्या हो रहा है, उन पीसेस में से कोई भी नया इंडिविजुअल नहीं बन रहा है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि अगर किसी की बॉडी का कोई पार्ट इंजर्ड हो जाता है या उसकी बॉडी से अलग होता है, तो सिर्फ वही पार्ट फिर से बन जाता है। जैसे आपने लीजर्ड को देखा होगा ना, छिपकली वगैरह को, अगर उनकी टेल कई बार क्या हो जाती है, इंजरी की वजह से डिटैच हो जाती है, तो उनकी टेल वापस आ जाती है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीजनरेशन एंड द सेम थिंग इज फाउंड इन द प्लैनेरिया, हाइड्रा एंड स्टारफिश में भी यही चीज पाई जाती है। आई होप अभी तक का सारा क्लियर हो गया होगा। एंड प्लीज गाइज, इफ यू हैव एनी डाउट, लीव द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। कोई भी आपको कहीं पे भी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, सो नो नीड टू कंफ्यूज। उस पे बस आप अपना क्वेश्चन छोड़ दीजिए, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड in which topic you are getting confused, and I will try to answer your question. Okay, now moving forward. Now next, जो सिक्स टाइप ऑफ asexual रिप्रोडक्शन है वो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स होते क्या है, पहले तो ये पढ़ते हैं व्हाट आर स्पोर्स। स्पोर्स आर माइन्यूट, स्पोर्स छोटे छोटे सिंगल सेल्ड, थिक भी हो सकते हैं, थिन भी हो सकते हैं, प्रोपिग्यूल्स होते हैं। प्रोपिग्यूल्स मीन्स पार्टिकल्स, ठीक है। जो स्पोर्स क्या होते हैं, माइन्यूट सिंगल सेल्ड, थिक और थिन वॉल्ड प्रोपिग्यूल्स होते हैं। दे आर डिस्पर्सिव इन नेचर। डिस्पर्सिव का मतलब एकदम से बिखर जाना, ठीक है। एंड ग्रो इनटू द न्यू इंडिविजुअल, यानी कि जहां जहां पे स्पोर्स टूट के गिरेंगे ना, ये जो माइन्यूट पार्टिकल है, जहां जहां पे वो टूट के गिरेंगे, वो वो क्या होता है, एक नए इंडिविजुअल में पैदा हो जाता है, अगर उसे फेवरेबल कंडीशन मिले तो। ठीक है, आ रहा है समझ में। कुछ नहीं है, बस ये है कि जो स्पोर्स होते हैं सबसे पहले तो वो होते क्या है, ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे सिंगल सेल्ड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि थिक वॉल्ड और थिन वॉल्ड हो सकते हैं। जब ये बिखरते हैं और इनको अगर इनकी फेवरेबल कंडीशन मिले, तो ये न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर जाते हैं। दैट्स इट, ओके। तो कॉमनली फाउंड इन फंगाई एंड मोनेरा, इनमें ये पाए जाते हैं। अब जो स्पोर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं जू स्पोर्स, ठीक है। अब जू स्पोर्स होते क्या है, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो जू स्पोर्स क्या होते हैं, दीज आर द मोटाइल स्पोर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटाइल। मोटाइल का मतलब होता है मूवेबल, जिनमें जो मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पोर्ट्स होते हैं ऐसे स्पोर्ट्स जो कि मूव कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जू स्पोर्ट्स। और ये क्यों मूव कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर क्या होता है, फ्लैजिला होता है, यानी कि एंटीना लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसी फ्लैजिला की वजह से इनका नेचर क्या होता है, मोटाइल, यानी कि ये मूव कर सकते हैं, ठीक है। आए समझ में। जू स्पोर्ट्स क्या होते हैं, यानी कि वह स्पोर्ट्स जो कि मूव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला, तो उनको क्या कहा जाता है, जू स्पोर्ट्स कहा जाता है, इनकी मोटिलिटी की वजह से, राइट। इसके एग्जांपल क्या है, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इनके बारे में, फिर मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ, राइट। अंडर फेवरेबल कंडीशंस अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। अभी अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि जो अमीबा होता है वो कैसे उसमें किस तरह की फिजन हो रही है, बाइनरी फिजन, ठीक है। तो जो अमीबा है वो क्या करेगा, अपनी नॉर्मल कंडीशन में, यानी कि जब सारी कंडीशंस उसके फेवर में होंगी तो वो बाइनरी फिजन करेगा। यानी कि यानी कि जो पेरेंट सेल है वो किस में डिवाइड हो गया, टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया, राइट। बट इन अनफेवरेबल कंडीशंस, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी उस केस में क्या होगा, अमीबा विड्रॉ इट्स सूडोपोडिया। सूडोपोडिया पढ़ा था ना आपने। जो अमीबा होता है वो क्या करता है, अपनी बॉडी को आगे ऐसे ट्यूब की तरह निकाल देता है, जिसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया, ठीक है। अब वो क्या करेगा, उन सूडोपोडिया को विड्रॉ कर देगा एंड सीक्रेट्स अ 3 लेयर हार्ड कवरिंग अराउंड इट। तो अमीबा क्या करता है, जब उसकी जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, यानी कि जब एडवर्स कंडीशन होती है उसके लिए, तो वो क्या करता है, अपनी सूडोपोडिया को विड्रॉ कर देता है
और अपने आसपास एक हार्ड कवरिंग बना लेता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंसिस्टेशन। क्या बोलते हैं? इंसिस्टेशन, ठीक है। व्हेन फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न, और जब उसकी जैसी कंडीशंस उसे चाहिए जब वो आ जाती हैं, वैसी कंडीशंस उसके फेवर में हो जाती हैं, तो इंसिस्ट इट अमीबा डिवाइड बाय द मल्टीपल फिजन। तो जो उसने अपने चारों तरफ वो बनाई थी, लेयर बनाई थी ना, हार्ड कवरिंग, तो वो जो अमीबा होता है वो मल्टीपल फ्यूजन, यानी कि अब उससे दो डॉटर सेल नहीं बनेंगे, उससे मल्टीपल डॉटर सेल बनेंगे, ठीक है। तो वो क्या कर देता है, मल्टीपल फ्यूजन शो करता है एंड प्रोड्यूस मैनी माइन्यूट अमीबा, और अपने जैसे ही छोटे छोटे अमीबा बना देता है, ठीक है। तो जो उसने अपनी चारों तरफ हार्ड लेयर बनाई थी ना, जो सिस्ट बनाई थी, वो बर्स्ट हो जाती है, टूट जाती है, और उसके जो स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे जो अमीबा होते हैं, वो सराउंडिंग में बिखर जाते हैं, ठीक है, उसमें निकल जाते हैं। तो मीडियम एंड ग्रो अप इनटू द मैनी अमीबा, और वो क्या कर जाते हैं, जो छोटे छोटे उसके स्पोर्स बने थे, वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल अमीबा में ग्रो कर जाते हैं। तो ये प्रोसेस क्या हुआ, स्पोरुलेशन, है ना, स्पोरुलेशन हुआ ना, क्योंकि वो क्या थे, छोटे छोटे स्पोर्स थे, वो लिबरेट हुए मीडियम में, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो एक नए इंडिविजुअल में ग्रो कर गए, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, जो अमीबा है अंडर फेवरेबल कंडीशन, तो वो क्या करता है, बाइनरी फिजन शो करता है, बट अगर अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो वो क्या करेगा, अपने आसपास एक थ्री लेयर की कवरिंग बना लेगा, जो कि हार्ड होती है, ठीक है। और जब उसको फेवरेबल कंडीशन वापस मिलती हैं, तो वो क्या करता है, उस लेयर को ब्रेक डाउन कर देगा, और वहीं पे उसी मीडियम में वो क्या करेगा, उसके अंदर से छोटे छोटे अमीबा के स्पोर्स निकलेंगे, और वो जो स्पोर्स हैं वो क्या करेंगे, फिर इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअल अमीबा में ग्रो कर जाएंगे। तो इस प्रोसेस को क्या कहा गया है, स्पोरुलेशन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एक तो हमने अभी क्या पढ़ा था, ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स में हमने क्या पढ़ा था, कि वो मोटाइल होते हैं, मूवेबल होते हैं। क्यों मूवेबल होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। अब जो सेकेंड टाइप का हमारा स्पोर्स है वो कौन सा है, कोनिडिया। कौन सा है, कोनिडिया। कोनिडिया और ज़ूस्पोर्स कैसे डिफरेंट होते हैं एक तरह से, ये देखिए, दीज आर नॉन मोटाइल, जबकि जो ज़ूस्पोर्स थे वो क्या थे, मोटाइल थे, वो मूवेबल थे, लेकिन जो कोनिडिया होता है ये नॉन मोटाइल होता है, यानी कि ये मूव नहीं कर सकता। एक्सोजीनस स्पोर्ट्स, और जो हमारे ज़ूस्पोर्स होते हैं ये इंडोजीनस होते हैं, यानी कि अंदर होते हैं, और जो हमारा कोनिडिया है ये कहाँ पे है, एक्सोजीनस, ये बाहर होता है, इन द फॉर्म ऑफ चेन, चेन की फॉर्म में होता है, और ये किस में पाया जाता है, पेनिसिलियम में। चलो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, और ये देखिए आ गया आपका डायग्राम, राइट। अब देखो, पहले तो आ जाओ जू स्पोर्स में, ठीक है। अब ये देखिए, ये एक जू स्पोर्स है, ठीक है, ये एक सेल है, सेल के अंदर देखिए कितने सारे जू स्पोर्स हैं, इंडोजीनस है ना, हमने अभी पढ़ा था कि इंडोजीनस होते हैं, अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो रहे हैं, अंदर इस सेल बॉडी के अंदर ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो सेल है, ये जो सेल वॉल है ना बाहर, ये बर्स्ट हो जाएगी, ये बर्स्ट होगी जब, तो ये सारे जू स्पोर्स बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये इसी के अंदर मूव कर रहे थे। ये देखो, ये इनका फ्लैजिला है, ये जो एंटीना दिखाई दे रहा है ना, ये है फ्लैजिला, जिसकी हेल्प से ये क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। तो ये तो था ज़ूस्पोर्स, राइट। अब आ जाते हैं कोनिडिया में। ये देखिए कोनिडिया, अगर एक सिंगल ज़ूस्पोर्स की आपको फोटो देखनी है तो ये है इनका न्यूक्लियस, ये है इनकी सेल वॉल, और ये है इनका फ्लैजिला, जिसकी हेल्प से ये क्या करते हैं, मूव करते हैं, राइट। अब ये आ गया हमारा कोनिडिया। अब देखिए कोनिडिया हमने क्या पढ़ा था, एक्सोजिनस, बाहर प्रेजेंट होते हैं, ये ऊपर, ये देखो, और ये चेन लाइक फॉर्म में है ना। अभी हमने पढ़ा था कि नॉन मोटाइल होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर आपको फ्लैजिला दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं, और फ्लैजिला इनकी बॉडी से एब्सेंस है, इसीलिए ये नॉन मोटाइल है, यानी कि ये मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोनिडिया में क्या होता है, ये जो स्पोर्स होते हैं ऐसे चेन लाइक फॉर्म बना लेते हैं इस तरह से, और ये एक्सोजिनस, बाहर ऊपरी मतलब ऊपर की ओर प्रेजेंट होते हैं, बाहर होते हैं, राइट। तो ये था कोनिडियम ऑफ पेंसिलियम, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपिगेशन क्या है भाई, ये भी बता दो, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा, अब ये कौन सी नई टर्म आ गई है। कोई नहीं, बहुत इजी है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। तो लेकिन हम पढ़ते हैं ये होता किसमें है, ठीक है। अभी तक हमने जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े, ये किस में हो रहे थे,
सिंपल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, है ना, यानी कि ऐसे सेल जो कि सिंगल सेल होते हैं जिनका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है। अब ये जो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है ये क्या है, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन ये किन में होता है, हायर प्लांट्स में होता है। ठीक है, किसमें होता है, हायर प्लांट्स में होता है। तो इट इज, चलो अब एक बार हम इसको रीड भी कर लेते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द हायर प्लांट्स, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये प्रोसेस है जो कि किसमें होता है, हायर प्लांट्स में होता है। सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स। अब इसको एसेक्सुअल क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें भी दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए ये क्या कहलाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट ये किस में पाया जाता है, हायर प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, अब जो सिंपल और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म थे, यानी कि जो स्मॉल प्लांट्स और एनिमल्स थे, उनमें अभी तक कौन कौन से पाए गए थे, वो हमने पीछे पढ़ लिए प्रोसेस। फ्यूजन हो गया, बडिंग हो गया, फर्मेंटेशन हो गया, स्पोर्स हो गया, है ना, वो सारे, रीजनरेशन, ये सारे क्या थे, जो सिंपल सिंगल सेल्ड प्लांट्स में या एनिमल्स में होते हैं। अब जो हायर प्लांट्स हैं उनमें क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब जो इन प्लांट्स द वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स होते हैं, यानी कि ऐसे पार्ट्स होते हैं। अभी वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स हैं क्या, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हेल्प करते हैं प्लांट की नए ऑफस्प्रिंग पैदा करने में। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स की ही कैपेबल होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक नया ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं। ठीक है, अभी है क्या, हम पढ़ लेते हैं। द स्ट्रक्चर और द यूनिट्स ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बोले वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोसेस में कुछ यूनिट्स या कुछ स्ट्रक्चर यूज होते हैं, जैसे कि रनर हो गया, राइजोम, सक्कर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स कहते हैं। और इन्हीं स्ट्रक्चर की हेल्प से क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होती है, किसमें, प्लांट्स में। तो समझ में आया है, वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स क्या होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स वो यूनिट्स होती हैं या वो स्ट्रक्चर होते हैं जिनकी हेल्प से वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होता है ना। तो जो आपके रनर है, राइजोम है, सक्कर है, ट्यूबर है, ऑफसेट है, ये सारे क्या है, वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स हैं, यानी कि इन्हीं की हेल्प से वेजिटेटिव प्रोपिगेशन प्लांट्स में होगा, है ना। अब ये क्या होते हैं, चलो हम वो भी पढ़ लेते हैं, ये सब क्या होते हैं। अच्छा, उससे पहले हम एक पढ़ते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सेपरेटली क्वेश्चन बनता है, तो पहले इसको देख लेते हैं हम। अब है टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल क्या था, देखो एक पौधा था, ठीक है, जिसका नाम है वाटर हाइसिंथ। ठीक है, अब ये जो पौधा था ये इंडिया में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि इसकी जो लीव्स की शेप थी, ठीक है, और जो इसका वो था ना फ्लावर, बहुत ही सुंदर था। ठीक है, तो इसको इंडिया में लाया गया ताकि यहाँ पे अगर हम इसको पॉन्ड्स वगैरह में या कोई भी वाटर बॉडी है उसमें लगाएं तो क्या होगा, बहुत ही अच्छा, मतलब इन्वायरमेंट, एक ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट लगेगा, मतलब एक वहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू आएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, इसको लाया गया, जो एक्वेटिक पॉन्ड्स वगैरह होते हैं उनमें लगाया गया। लेकिन अब हुआ क्या, जो वाटर हाइसिंथ था इसमें इतना फास्ट स्पीड से वेजिटेटिव प्रोपिगेशन हुआ कि इसने क्या किया, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही इसने क्या किया, पूरा जो पॉन्ड है उसकी सरफेस को कवर कर दिया। ठीक है, अब चलो कवर कर लिया, दिखने में तो सुंदर हुआ, बट हुआ क्या, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इसमें इतना फास्ट हो रहा था कि ये पूरी जो वाटर की सरफेस था, है ना, वाटर की जो सतह था उस पर फैल गया। उस पे फैलने से क्या हुआ, एक तो सूरज की रोशनी अंदर नहीं जा पाई, है ना, तो जो अंदर एनिमल्स हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं या जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उन, और दूसरा क्या किया इसने, जो वाटर हाइसेंट था इसने, ये क्या है, ऑक्सीजन को बहुत जल्दी ड्रेन करता है। ठीक है, तो इसने क्या किया, जो पॉन्ड की लेयर पे जितनी भी ऑक्सीजन थी वो ड्रेन आउट कर ली, यानी कि सारी ऑक्सीजन कंज्यूम कर ली। तो अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स थे, फिशिस वगैरह, उनके लिए ऑक्सीजन बची नहीं, क्योंकि सरफेस खाली नहीं छोड़ा तो ऊपर से गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता, है ना, जब ऊपर वाटर बॉडी पे ऊपर का सरफेस खाली रहेगा तभी तो गैसेस का एक्सचेंज होगा।
लेकिन अगर इसे पूरा कवर कर लिया तो ना तो गैसेस का एक्सचेंज हुआ, यानी कि अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई, और जितनी ऑक्सीजन थी इसने कंज्यूम कर ली, दूसरा सनलाइट नहीं पहुंच पाई। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी जो एक्वेटिक एनिमल्स थे उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो इसको ही कहा गया है टेरर ऑफ बंगाल। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेरर ऑफ बंगाल पे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये भी हो सकता है कि किस वाटर की वजह से हुआ और क्या रीजन था। तो रीजन ये था कि जो वाटर हाइसिंथ लाया गया था, इसका रेट ऑफ प्रोपिगेशन बहुत फास्ट था, और ये एक ऐसा वीड था जिसने क्या किया था, मतलब इतना इतना फिनोमिनल रेट से ये स्प्रेड हुआ था कि जो एक्वेटिक एनिमल्स थे या जो एक्वेटिक प्लांट्स थे उनके लिए एक बहुत बड़ा डेंजर पैदा हो गया था। ठीक है, तो इसी को एक बार रीड कर लेते हैं, बाकी वही सब है जो मैंने आपको समझाया है। It is introduced in India because of its beautiful flower and shape of leaf, है ना। उसके बाद aquatic plant water hyacinth which is one of the most invasive weed। ये क्या है, एक weed है। weed क्या होते हैं, कोई भी unwanted plant, यानी कि जो अपने आप पैदा हो जाते हैं, हमने उन्हें नहीं लगाया। तो ये एक इन्वेजिव वीड था, फाउंड ग्रोइंग वेयर एवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर। कहीं पे भी अगर रुका पानी होता है ना, ये वहीं पे क्या करने लग जाता है, ग्रो करने लग जाता है। सिंस इट इज वेजिटेटिव, since it can propagate vegetatively, क्योंकि ये क्या कर सकता है, वेजिटेटिवली प्रोपिगेट कर सकता है फिनोमिनल रेट, यानी कि बहुत हाई स्पीड से, एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और थोड़े ही समय में ये क्या करता है, पूरी वाटर बॉडी के ऊपर स्प्रेड हो जाता है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट रेड ऑफ दिम। तो इसीलिए डिफिकल्ट है कि हम इससे इतनी जल्दी छुटकारा पा सकें। तो इसके रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, वाटर से उसने सारा ऑक्सीजन ड्रेन कर लिया, और साथ में क्या हुई, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स थे और प्लांट्स उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो इसी को कहा गया है टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। उसके बाद है द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ द न्यू प्लांटलेट इन द प्लांट इज द नोड प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स। अब देखिए, सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि कोई भी जो प्लांट है, ठीक है, उसके ऊपर नोड्स प्रेजेंट होते हैं। नोड्स क्या होते हैं, स्टेम के ऊपर आपने देखी होगी छोटे छोटे पहले बल्ब टाइप के निकलते हैं, जिससे एक न्यू लीफ बनती है। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है नोड। ठीक है, तो उससे अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि व्हेन दीज नोड्स कम्स इन कांटेक्ट विद द डैम सॉइल। अब क्या होता है, जब ये नोड सॉइल के कांटेक्ट में आती है या पानी के कांटेक्ट में आती है, तो ये क्या करती है, दे प्रोड्यूस रूट्स एंड न्यू प्लांट्स। तो उससे नए रूट्स या नए प्लांट डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी क्या है, एक वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है, क्योंकि यहाँ पे नोड से क्या हो रहा है, न्यू प्लांट बन रहा है। अब है एडवेंटिशियस बर्ड। एडवेंटिशियस बर्ड क्या होता है, इसके लिए मैं आपको लेके चलती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए, ये एक ब्रायोफाइलम की लीफ है। ठीक है, ये ब्रायोफाइलम की लीफ है, और ये जो पार्ट होता है ना, जो मैं आपको शो कर रही हूँ, इसको हम कहते हैं मार्जिन ऑफ द लीफ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, मार्जिन ऑफ द लीफ में क्या होते हैं, छोटे छोटे नॉचेस होते हैं, ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर होते हैं। और जो ये नॉचेस होते हैं, ये क्या करते हैं, एडवेंटिशियस, ये ही क्या बनाते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स बनाते हैं। और इसी में क्या होते हैं, फिर धीरे धीरे, देखो यहाँ से ये एडवेंटिशियस दे रखे हैं यहाँ पे रूट, पहले नॉचेस थे, फिर ये एडवेंटिशियस रूट बनेंगे, और फिर ये ब्रायोफाइलम में क्या होती है, यहीं पे लीव्स जनरेट होने शुरू हो जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, जहाँ पे पहले क्या थे, नॉचेस थे, और नॉचेस से ही फिर क्या बन गए, एडवेंटिशियस रूट्स बन गए। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए वाटर हाइसिंथ है। ठीक है, वाटर हाइसिंथ क्या करता है, इसी की एक जो रूट है वो बॉडी, मतलब रूट क्या होती है, वाटर सरफेस के ऊपर ही एक स्टेम रहती है। ठीक है, अब ये स्टेम क्या होगी, ऐसी जाएगी, और यहाँ पे एक नया वाटर हाइसिंथ बना लेगी। ऐसे क्या होता है, फिर इससे भी एक स्टेम, ऐसे मॉडिफाइड स्टेम निकलेगी ऐसे करके, जिसको हम बोलते हैं ऑफसेट। ये भी एक क्या है, ऑफसेट भी क्या है, एक वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का ही मतलब इससे भी वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होता है। तो इससे क्या होगा, फिर यहाँ से एक और निकलेगा, वो एक यहाँ पे नया वाटर हाइसिंथ का प्लांट बना लेगा। तो इस तरह से क्या होता है, पूरी सरफेस पे एक दूसरे से अटैच रहते हैं और एक नेटवर्क बना लेते हैं। ठीक है, अब ऐसी आपने पटेटो में क्या होता है, ये जो यहाँ पे आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं, इनको बर्ड भी बोलते हैं, इनको आइस भी बोलते हैं। अगर अब क्या होगा, इस इतने पार्ट को काट के अगर हम कहीं और लगा दें ना, तो उससे एक नया पटेटो निकलेगा। तो क्या हुआ, वेजिटेटिवली प्रोपिगेट कर दिया, है ना। तो ये जो आइज हैं, यानी कि ये जो बल्ब हैं, इन्हीं की वजह से क्या होता है, आई बर्ड्स है ना, ये इन्हीं की वजह से क्या होता है, वेजिटेटिवली प्रोपिगेट कर जाता है हमारा आलू।
ठीक है। उसके बाद है बुलबिल ऑफ एग। ये देखिए, ये है इसका बुलबिल, ये जो पार्ट होता है, इसको अगर हम यहाँ से निकाल के इसी में से क्या हो जाता है, इसको वेजिटेटिवली प्रोपिगेट करा सकते हैं। राइजोम ऑफ जिंजर, ये देखिए ये क्या है, ये जो निकल रही है ये सारे नोड्स हैं, ये ठीक है, इसी से बर्ड निकली और इसी से क्या बन गई, ये क्या है, ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं, ठीक है, जो आगे जाके वेजिटेटिवली प्रोपिगेट कर जाएगा, राइट। तो ये सारे टर्म्स ये ही हैं जो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाए, ठीक है। अब ट्यूबर क्या है, ट्यूबर क्या होती है, दीज हैव बर्ड्स ओवर देयर नोड्स और आईज, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, एक तो ये क्या होती है अंडरग्राउंड स्टेम होती है, ठीक है। अब ये जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है ना, इसी के ऊपर बर्ड आती है, उसी पे नोड आ जाते हैं जिसको हम आई कहते हैं। जैसे हमने पोटैटो में पढ़ा था, तो ये ट्यूबर्स का एग्जांपल हो गया। बल्ब्स क्या होते हैं, जैसे ऑनियन और गार्लिक में आपने देखा होगा, ये अंडरग्राउंड शूट होती है, ठीक है, जिसमें एक या उससे ज्यादा बर्ड्स बन जाते हैं और फिर वो वेजिटेटिवली प्रोपिगेट कर जाते हैं। राइजोम अभी मैंने आपको जिंजर में दिखाया था, ऐसे टर्मरिक में भी होता है, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम होती है जो कि अपना खाना स्टोर करती है अनफेवरेबल कंडीशंस के लिए, ठीक है। उसके बाद है सकर, दीज आर द स्लेंडर अंडरग्राउंड ब्रांचेस डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ द एरियल शूट, यानी कि ऊपर से जो शूट गया है वही नीचे जाके क्या बन जाता है, उसी में क्या हो जाती है, ब्रांचेस डेवलप हो जाती हैं, और ये जो ब्रांचेस होती है ना, ये थोड़ी दूर जाती हैं। जैसे आपने मिंट पुदीने के केस में आपने देखा होगा ना, कि जो ऊपर से जा रही है रूट शूट, वो नीचे जाके क्या होता है, उसी से थोड़ी दूर पे जाके उसी से फिर क्या होती है, शूट निकलनी शुरू हो जाती है। तो उससे क्या करता है, मिंट ऐसे वेजिटेटिवली प्रोपिगेट करता रहता है। रनर, ग्रीन हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस डेवलप एट द बेस ऑफ द रूट, यानी कि रूट के बेस पे क्या होगा, एक ब्रांच डेवलप हो जाती है और फिर वो थोड़ी दूर जाके निकलती है और नई रूट्स बना लेती है, ठीक है। इसका एग्जांपल है लॉन्ग ग्रास। उसके बाद ऑफसेट, ऑफसेट मैंने अभी आपको वाटर सिंथ हाइसिंथ के केस में बताया था कि ऊपर क्या करता है, एक नोड बना लेता है और फिर वो आगे जाके क्या करता है, एक नया वाटर हाइसिंथ बना लेता है, फिर उससे भी वो इंटरनोड निकलती है और फिर वो क्या करता है, फिर एक नया वाटर हाइसिंथ बना लेता है। इस तरह से क्या होता है, ऑफसेट्स का ऊपर ऊपर वाटर की सरफेस पे एक नेटवर्क सा बन जाता है, ठीक है। तो ये मोस्टली किस में पाए जाते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स में। अब आता है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये सबसे कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का, किसमें, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जितने भी सिंपल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल है, जो सिंगल सेल्ड है, उनमें सबसे कॉमन मेथड क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जैसे कि एल्गी, फंगाई, अभी हम यही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन एडवर्स कंडीशन में क्या होता है, यानी कि जब इनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बजाय किस में शिफ्ट कर जाते हैं, सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में कर जाते हैं। फिर से इनको जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है, फिर से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। यानी कि कॉमन वे तो क्या है, एसेक्सुअल, लेकिन अंडर एडवर्स कंडीशन ये किस में शिफ्ट कर जाते हैं, सेक्सुअल कंडीशन, सेक्सुअल मेथड में, ठीक है। लेकिन अभी हमने पढ़ा था इसमें सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनकी। नाउ इन हायर प्लांट्स, जो हायर प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वेजिटेटिवली प्रोपिगेट करते हैं, हमने अभी अभी पढ़ा है, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन क्या है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, लेकिन वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं, कब, इन एडवर्स कंडीशन, राइट। उसके बाद लेकिन जो हायर प्लांट्स होते हैं, और सॉरी प्लांट्स नहीं, एनिमल्स ऑन द अदर हैंड, ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन द मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, जो भी एनिमल्स हैं और ह्यूमन बीइंग हैं, उनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल ही होता है, ठीक है। तो जिनका सिंपल ऑर्गेनाइजेशन हुआ उनमें एसेक्सुअल हुआ, ठीक है, जो कि स्मॉल प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन एडवर्स कंडीशन में वो सेक्सुअल में शिफ्ट कर जाते हैं। उसके बाद जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, एसेक्सुअली वो वेजिटेटिवली प्रोपिगेट करते हैं, बट एडवर्स कंडीशन में, यानी कि जब उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती तो वो सेक्सुअल में शिफ्ट कर जाते हैं। जो सेक्सुअल बट जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की फर्स्ट चैप्टर की क्लास। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू नाउ। एक बार रीड करिए, एंड इफ आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है, लीव योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली आंसर इट। और
नेक्स्ट टाइम अब सून वी विल कम बैक विद द नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि चैप्टर 2, which is reproduction in the flowering plant. Okay, till then, bye bye. Take care of yourself. Bye. And please friends, like my channel. अगर आपको अच्छा लगा है तो share with your friends and subscribe also. Thank you so much and press the notification button also so that आपको जल्दी से मैसेज मिल जाए जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो आए. Till then, bye bye. Take care of yourself.